दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय खरीफ की फसलें जो आपने बोई थी उनको जो है धीरे धीरे निकालने का मौसम आ चुका है। कुछ फसलें खेत में लगी भी हुई है। इसके साथ ही साथ आगामी जो रबी सीजन के लिए आपको कुछ तैयारी करनी है वो भी इस समय की जा सकती है। आज हम बातचीत करेंगे इस समय खेती किसानी में जो सामयिक कार्य है उनके संबंध में, और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम.डी. व्यास, जो कि आर्य के कृषि महाविद्यालय सीहोर से हमारे बीच में पधारे हैं। व्यास जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, यदि इस समय हम देखें तो फसलों की जो स्थिति है खेत में वो क्या चल रही है? बिल्कुल ठीक बात है। इस समय ख़ास तौर से जो खरीफ की फसलें हैं उसमें हमारे प्रदेश में मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, अरहर है, और ये फसलें खेत में, और ख़ास तौर से कुछ जगह पर धान भी है। लेकिन विगत दिनों में यदि मौसम के उतार चढ़ाव के हम बारे में बात करें तो मौसम जो है, जो बरसात का मौसम इस बार थोड़ा जल्दी चालू हुआ। करीब करीब 14-15 जून के आसपास बरसात चालू हो गई, और बहुत बड़े रकबे में बोनी जो है 20-22 जून तक काफ़ी हो चुकी थी। खासतौर से सोयाबीन की बोनी जो बहुत हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 7 जुलाई से लेके और तकरीबन पूरा जुलाई का महीना जो है ड्राई स्पेल, जिसको हम बोलते हैं सूखे का महीना रहा, और पानी नहीं गिरा, जिसके कारण से काफ़ी मौसम में तापक्रम भी ज़्यादा रहा, और ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि फसलें प्रभावित होने लगी। खासतौर से सभी रबी फसलें, खरीफ की फसलें प्रभावित होने लगी। और चूँकि जैसे कि आपको विदित है कि हमारा प्रदेश सोया प्रदेश कहलाता है। हाँ। और पूरे यदि हम खरीफ के मौसम में देखें तो 70-80% क्षेत्रफल जो है सोयाबीन से भरा हुआ रहता है। और उसमें भी किसान भाइयों ने ज़्यादातर, यदि एक ही जाति की बात करें तो JS 95-60 किस्म जो है बहुत बड़े रकबे में बोई हुई थी जी। तो ये जो परिस्थिति है इस समय की जो परिस्थिति है, ख़ासतौर से सोयाबीन में तो नुकसान हुआ है। और धान की फसल, चूँकि बाद में हमारे पास जुलाई के बाद अगस्त से जो पानी अच्छा बरसात होने लगी है, तो उसमें धान की फसल इस समय संतोषजनक है। और सोयाबीन की जो देर से पकने वाली किस्में हैं, कुछ जो अच्छी किस्में निकली हुई हैं, उनकी स्थिति भी इस समय ठीक है। लेकिन 95-60 में नुकसान हुआ है। किसान भाई इस समय कई क्षेत्रों में उस फसल को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और कुछ कटाई की ओर है जहाँ ठीक फसल रही थी, तो जो ख़त्म कर दिया उसके बाद तो अगली फसल निश्चित रूप से नुकसान तो उसमें हुआ है। लेकिन अगली जो फसल है, अगली जो बची हुई फसल है, उसमें किसान भाई उसकी अच्छी तरीके से कटाई कर सकते हैं, और उसके बाद में उसको सुखाकर और बीज के लिए भंडारित कर सकते हैं। किंतु किसान भाई उसमें ये कहना चाहूँगा कि जो बीज जो निकलेगा अच्छी तरीके से सुखा लें, और उसका अंकुरण परीक्षण एक बार तो अभी ज्ञात कर लें, और अगले वर्ष जब उसके बोने के लिए लायक होगा तब भी उसका अंकुरण परीक्षण ज्ञात कर लें। दूसरी बात, हम आगे और बात करेंगे कि आगे के वर्षों में हमें क्या करना चाहिए। तो इस समय फसल की जो स्थिति है, खासतौर से धान संतोषजनक है, और सोयाबीन जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं वो कटाई की ओर है, और जो देर से पकने वाली किस्में हैं उनमें करीब करीब अभी 15 दिन का समय लगेगा, वो अभी इस समय संतोषजनक स्थिति में है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने सोयाबीन की बात की, और चूँकि सोयाबीन की फसल में जो इस साल जो नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो है काफ़ी व्यथित है इस चीज़ को लेकर, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस समय सोयाबीन की फसल जो खेत में है, और जो पहले जो इसमें जो नुकसान उठा चुके हैं हमारे किसान भाई, तो इसकी मुख्य वजह क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। इसमें जो नुकसान हुआ है, ख़ासतौर से पहला तो हम मौसम के कहेंगे कि जैसे मैंने अभी बात करी थी कि जो 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो ड्राई स्पेल रहा है, सूखा रहा है, उसके कारण से क्या हुआ कि चूँकि 95-60 की हम बात कर रहे हैं, 95-60 का रकबा करीब 60-70% के आसपास है पूरे प्रदेश में। किसान भाई जल्दी पकने के कारण इसको लगाते भी हैं, और किसानों भाइयों के बीच में काफ़ी प्रचलित किस्म भी है। ये हुआ कि जब वो जिस तरीके से सूखा पड़ा, इसी समय इसमें एक तना मक्खी होती है, कीट, जिसका आक्रमण प्रायः हर साल होता ही है, किंतु उसका जो आक्रमण हुआ, और जब ये सूखा पड़ा तो पौधों ने पोषक तत्वों का अवशोषण उसमें कम हो गया, पौधे कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर होने के कारण एक किसान भाइयों में और ये धारणा होती है कि बीज की मात्रा थोड़ी अधिक डालते हैं। हाँ। तकरीबन ये मान के चलिए कि हम ये कहते हैं कि 30 किलो प्रति एकड़ तो करीब करीब 50-60 किलो प्रति एकड़ डाल देते हैं। जब ज़्यादा पौधे खेत में होते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, उनको पोषक तत्व नहीं मिलते तो पौधा कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल। और जब इस तरीके से पौधा कमज़ोर हुआ, और उसके बाद जब चूँकि इसमें आपको ज्ञात हुआ किसान भाइयों के 27-28 दिन में फूल आ जाते हैं 95-60 में, और उस समय सूखे की स्थिति निर्मित हुई, और उसके पश्चात पानी तेज़ी से गिरा, तेज पानी आया, तो जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि जिस गर्मियों में अगर हम धूप में आए और पानी पी लेते तो हमको लू लग जाती, बिल्कुल उसी प्रकार से इन पौधों को जब सोयाबीन को क्या हुआ कि एकदम से पानी गिरने के कारण पौधा कमज़ोर था, उसमें शॉक लगा, और वो उसमें रोग आ गए, और रोग खास तौर से जिसमें एंथ्रेक्नोज रोग है, और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट,
ये किस्म ऐसे हैं किसान भाई, आपने देखा होगा कि ऊपर की पत्तियां सूखने लगी, एकदम से फसल कमजोर पड़ गई और फसल नीचे गिर गई। तो ये रोगों के कारण हुआ। रोग एकदम से नहीं आया, पौधा कमजोर जब होता है, कमजोर पर ही दुश्मन हावी होता है। तो पहले कीट का आक्रमण था, सूखा पड़ा, पोषक तत्वों का अवशोषण कम हुआ, पौधे कमजोर हुए, रोग आ गया और इस तरीके से फसल खत्म हो गई। तो मेरी तो सलाह ये है किसान भाइयों कि अगले वर्ष से आप जब भी कोई सोयाबीन की फसल बोएं तो उसमें अनुशंसित बीज की मात्रा ज़्यादा पौधे ना रखें। हम बार बार ये कहते हैं कि सोयाबीन में जब भी इस तरीके से लंबे समय तक पानी की मात्रा कम हो, बरसात ना हो, तो इन परिस्थितियों में एक हल्की सिंचाई की व्यवस्था रखें। किंतु मानसिकता ये है कि खरीफ के मौसम में जब बरसात होती है तो क्यों सिंचाई दें। लेकिन सिंचाई जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं तो सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। तो कई ऐसे कारण हुए, ज़्यादा पौध संख्या होना और कई इस प्रकार के कारण हुए जिससे कि ये फसल प्रभावित हुई। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसे कि डॉक्टर एमडी व्यास जी ने बताया कि कुछ कारण जो है वो जो है सोयाबीन की फसल को इस साल जो है बर्बाद करने के लिए वो कारगर सिद्ध हुए। आगे हमें जब हम अगले साल फसल लेंगे तो जो व्यास जी ने जो बातें बताई उन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें और बीज जो है अनुशंसित बीज है, फिर भी जो है उसकी जो निर्धारित मात्रा है उसके अनुसार ही हम उपयोग करें ताकि जो है हमारी फसल अच्छी रहे, भरपूर रहे। व्यास जी, इस समय सोयाबीन की फसल जो बची हुई है, कई किसान भाइयों के खेत में जो है सोयाबीन अभी है, तो जो कटाई के लिए तैयार हो रहा है तो कौन कौन सी बातों का हमारे किसान भाई अभी ध्यान रखेंगे? ठीक बात है किसान भाई, खासतौर से अभी जो पककर तैयार हो गई है जो किस्में जो भी हुई हैं, दो तो जल्दी पकने वाली किस्में थी, जिसमें एक जवाहर सोयाबीन 9560 और एक जवाहर सोयाबीन 2034। ये करीब ये मान के चलिए कि पककर तैयार हैं और कई किसान भाई उसको निकालने भी रहे, कुछ निकालने वाले। इनको निकालने के बाद देखिए पिछले साल भी काफ़ी बरसात हुई और पानी में बीज भीग गया, जिसके कारण से उसका अंकुरण प्रभावित होता है। तो किसान भाई जब भी इनको हार्वेस्ट करें और जिस तरीके से उनकी कटाई करें, इन्हें अच्छी तरीके से धूप में सुखाकर 10% उसमें नमी हो। 10% नमी का सीधा सा हम कई बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते भी हैं कि अगर दाने को दांत के अंदर दबा कर देखें और कट की आवाज़ के साथ टूट जाए तो उसमें नमी ठीक है। तो ऐसे जो बीज को है वो भंडारित करें और ख़ास तौर से जो बीज के लिए आपको रखना है, दाना बीज के लिए रखना है, दाना नहीं, उसमें फफूंदनाशक दवा को मिलाकर उसके साथ रख दें, जिसके कारण से किसी भी तरीके से उसमें प्रभावित ना हो। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात हुई, कुछ ऐसी किस्में हैं कि जो अभी 15-20 दिन लेंगी पकने, जैसे RVS राज विजय सोयाबीन 2001-4, राज विजय सोयाबीन 24, राज विजय सोयाबीन 18, जवाहर सोयाबीन 2098, ये किस्में अभी खेत में हैं, हरी हैं, 15-20 दिन लगेंगी। इनमें अब किसी भी प्रकार के कीट और रोगों की संभावनाएं तो नहीं है ना, किसी प्रकार संभावना। ये जरूर है कि अगर मान लीजिए अभी चूंकि मौसम जो मानसून है अभी विदा नहीं हुआ है, कभी मान लो तेज बारिश की स्थिति होती तो पानी भराव की स्थिति ना होने दें, पानी उसमें से निकाल दें। तो इन किस्मों को अब 15-20 दिन लगेंगे, 15-20 दिन के बाद इनकी कटाई होगी, ये अभी अच्छी स्थिति में है। तो सलाह ये है कि आगामी वर्षों में किसान भाई जल्दी पकनी जातियों की अपेक्षा अगर 100 दिन की जातियां लेंगे तो 100 दिन की जातियों में ये होता है कि कम से कम उसमें उत्पादन उनको ठीक मिलने लगता है। लेकिन जल्दी पकने वाली जाति में उनका ये लाभ होता है कि उनको काटने के बाद अगली फसल के लिए जल्दी मिल जाता है। लेकिन अब सोयाबीन की फसल में भी 100 दिन में कोई ज़्यादा देर नहीं होती है। तो कई किस्मों का जो विकास हो चुका है कृषि महाविद्यालय सीहोर से और जबलपुर विश्वविद्यालय से भी कई किस्मों का विकास हो गया है। तो उन्नत जातियों को एक ही किस्म को यदि आप बोएंगे, एक ही किस्म पर विभिन्न कीट रोगों का प्रकोप होगा तो हमेशा पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती, जैसा कि इस वर्ष हुआ। तो विविध किस्मों का चुनाव करें। यदि आपके पास 5 एकड़ खेत है, 10 एकड़ खेत है, तो उसमें एक ही किस्म न लगाकर 2 या 3 किस्मों को लगाएं, जिसमें अगर एक किस्म पर कोई नुकसान हो रहा है तो दूसरी किस्म जो है प्रभावित नहीं होगी। तो ये मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कृपया आगामी वर्षों पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, आगामी सीजन में जब आप जो भी फसल बोते हैं तो कोशिश ये करें कि हर साल जो है कम से कम किस्म को जो है आप बदलते रहें, उससे जो है काफ़ी कुछ जो है आपको फ़ायदा मिल सकता है, जैसा कि डॉक्टर व्यास जी ने बताया। किसान भाइयों, इस समय जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है खेती किसानी का समय है, क्योंकि इधर तो जो हमारी खरीफ की फसलें हैं वो तैयार हो रही है और दूसरी जो है आगामी रबी सीजन के लिए हमें जो है कुछ तैयारियाँ करनी है। डॉक्टर व्यास जी, रबी सीजन के लिए यदि इस समय कुछ तैयारियां हमें करनी है या कुछ सजगता हमारे किसान भाइयों को चाहिए तो वो किन बातों को ध्यान में उन्हें रखना होगा? बिल्कुल भाई, बहुत सही बात है। देखिए आगामी चूँकि अब खरीफ की फसल कटने के बाद में 2 बातों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। एक तो होता है खेत की तैयारी और दूसरी बीज की व्यवस्था। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो है। तो
तो किसान भाई जिस तरीके से आप खरीफ की फसल कट जाए उसके बाद में अगर ज़मीन के अंदर संचित नमी है तो खेत की तैयारी करना चालू करें, उसमें बखर इत्यादि चलाकर, इसमें 1 या 2 बार बखर चलाकर उसके खेत की तैयारी करें, लेकिन बोने की जल्दी ना करें। पिछले वर्ष का जो अनुभव बताता है कि बरसात काफ़ी देर तक होने के बाद में और किसान भाइयों ने खेत तैयार करके बोनी जल्दी करी, जिसमें खेत में काफ़ी ज़्यादा नमी बनी रही, उसमें धूप नहीं लगी खेत बिल्कुल। और आपने सुना होगा और किसान भाई जानते हुए होंगे पिछले साल जो हमारे प्रदेश की राजा फसल है रबी के मौसम में गेहूँ, उस फसल में ये नुकसान हुआ कि जब गीली ज़मीन थी, ज़मीन के अंदर उसमें अत्यधिक धूप नहीं लग पाई, तो ऐसी में गेहूँ की फसल में भी जड़ माहू और ज़मीन के अंदर जड़ के पास इल्ली का प्रकोप हुआ, जिसमें बहुत सारे रकबे में गेहूं की फसल में भी नुकसान हुआ। और गेहूं की फसल में इस तरीके से नुकसान होने पर उसमें अनावश्यक कीटनाशकों का प्रकोप करना पड़ा। तो इन परिस्थितियों में भी हम ये कहना चाहेंगे कि जब तापक्रम कम होने लगे, अभी 33-34 डिग्री के आसपास तापक्रम है, अगले महीने अक्टूबर में जब तापक्रम कम होने लगे और ये मान के 25-26 डिग्री सेल्सियस जब वातावरणीय तापक्रम होता है, तब ये किसी भी खासतौर से गेहूं की फसल इनके बोने के लिए उपयुक्त होता है। तो खेत की तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि सोयाबीन के बाद किसान भाई गेहूँ लेने वाले हैं तो खेत को थोड़ा महीन तैयार किया जाता है, और यदि चना लेने वाले हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा महीन की जरूरत नहीं, थोड़े ढेले वाली ज़मीन पर भी उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से खेत की तैयारी करें तो पहला काम तो खेत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। अगर संचित नमी पर ही हो जाए तो बहुत सुंदर बात है, सही है, क्योंकि अनावश्यक पलेवा इत्यादि इरिगेशन देने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात और है कि बीज की व्यवस्था। कई बार क्या होता है कि हम अपना बीज उपयोग करते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि अगर वो दाना है कि बीज है, इस पर ध्यान रखने की बात है। कई बार क्या होता है कि जो फसल की कटाई करी है पिछली बार, वही के भाई उसको संचित कर लिया है और उसी को बोने के लिए चले जाते हैं, और उस बोने के लिए चले जाने में अब ये नहीं मालूम रहता है कि वो कितना बीज उगेगा कि नहीं उगेगा, है ना। और इस कारण से किसान भाई अनावश्यक ज़्यादा अंधाधुंध बीज का उपयोग करते हैं। आपको ये उदाहरण देना चाहूँगा कि गेहूं की फसल जो है, गेहूं की फसल में 100 से 150 किलो प्रति एकड़ तक बीज का उपयोग करते हैं, जबकि 40 से 50 आवश्यकता है। और किसान भाई उसको आड़ी तिरछी बोनी करते हैं, जिसके कारण से जो खेत में बहुत ज़्यादा बीज हो जाता है, उसमें कल्ले नहीं निकलते, खेत तो हरा भरा दिखता है लेकिन उसमें उत्पादन जो है उस तरीके से नहीं हो पाता। तो मेरा निवेदन ये है कि आगामी जो मौसम है उसमें यदि आप गेहूं की खेती करने वाले हैं तो 40 से 50 किलो बीज प्रति एकड़ की ही आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा बीज की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से अगर आप चना लगाने वाले हैं तो चने की भी जो बीज की मात्रा है वो 30 किलो प्रति एकड़ की दर से होती है, उसको लगाएं। खेत की अच्छी तैयारी करें, जातियों का चुनाव या बीज का चुनाव अभी कर लें, उसका अंकुरण परीक्षण ज्ञात कर लें, है ना। इस समय बहुत आवश्यकता है कि जो भी बीज आपके पास यदि आप खुद ले रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं तो उसे अंकुरण परीक्षण ज्ञात करने के लिए साधारण सा तरीका है, आप 100 दाने गिनकर किसी भी आप घर में जो टाट पट्टी होती है उसको ढक दीजिए, उसको भिगा दीजिए, 5-7 दिन में जितना उग जाएगा, अगर 70-80 दाने उग रहे हैं तो अपना बीज उत्तम है। तो इस प्रकार से उसको कर लीजिए और उसको फफूंदनाशक दवाओं से जरूर उपचारित कर लें बोने के पहले, है ना। तो इन दवाओं से उपचारित करेंगे तो वो जो बीज है वो आपका उत्तम होगा। दाना ना बोएं, बीज बोएं, ये जरूर है। तो खाद की मात्रा, आपकी खेत की तैयारी और बीज की आवश्यकता। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है तैयारी का खाद, है ना। तो किसान भाई क्या करते हैं कि कई बार कोई भी खाद लेकर डालने लगते हैं तो जो अनुशंसित मात्रा में खाद है, चाहे गेहूं का हो चाहे चने का है, अनुशंसित मात्रा में उस उत्तम क्वालिटी का, उत्तम गुणवत्ता का खाद अभी खरीद कर रख लें। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसान भाई कार्बनिक खेती, जिसको जैविक हम खेती बोलते हैं, अगर खुद का बनाए हो खाद, यदि केंचुए का खाद या नाडेप कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे तो उन्हें अन्य खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन खादों का उपयोग करने से हम उत्पादन, तो इन व्यवस्थाओं को यदि आप पहले कर लेंगे तो बोते समय किसी भी तरीके की स्थिति निर्मित नहीं होगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसे कि डॉक्टर व्यास जी ने बताया कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि जो हमारा आगामी जो रबी का सीज़न है उसको जो है हम सही तरीके से जो बुना सकें। ख़ास तौर से गेहूं में जो किस्म की बात है तो उन्नत किस्म का बीज तो हम लेते ही है, साथ ही साथ उसका जो है उपचारित करना बहुत ज़रूरी है और उसकी जो अंकुरण क्षमता है वो परखना बहुत ज़रूरी है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, अंकुरण क्षमता की जो आपने बात की है, तो हमारे किसान भाई साधारणतः कैसे पहचानेंगे कि इसमें अंकुरण क्षमता जो है इस किस्म में जो पर्याप्त है? देखिए, ऐसा अंकुरण क्षमता की जैसे मैंने अभी बात करी थी, अंकुरण क्षमता को देखने से तो पता नहीं लगता है जी। उसको करने से पता लगता है। मैंने ये कहा था कि अगर वो 100 दाने हैं, उनको गिनने, चाहे गेहूं हो, चना हो, चाहे मसूर हो, उनको जो टाट होती है, उनके पास साधारण टाट होती है घर में, जो बोरियां होती हैं, जूट की बोरियां होती हैं, उसको अच्छी तरीके से भिगा कर और 50-50 की 2 लाइन गिनकर उसमें रख दें और उसको लपेट कर रख दें और उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। 5-7 दिन में वो बीज जो है उग जाता है और बीज जब उगता है तो उसमें से उसको गिन लें कि अगर 100 दाने में से 80 दाने भी उगे हैं तो बीज उत्तम गुणवत्ता का है, जिसे उपयोग में लाया जा सकता है। देसी तरीके से आप बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है या कई क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि श्रावण के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन एक भुजरियों का त्यौहार होता है। बिल्कुल। और भुजरियों का त्यौहार, वो त्यौहार अपनी जगह है, लेकिन ये किसान भाई जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी एक गुणवत्ता बीज की अंकुरण क्षमता जानने का एक तरीका भी था कि अगर उन्होंने जो गेहूं उनके घर में है उसको भुजरियों के रूप में उगाया, अगर भुजरियाँ अच्छी उग गई तो इसका मतलब वो गेहूं अच्छा है जो बोने के काम आएगा। बिल्कुल, तो बहुत निश्चित बढ़िया। रूप से किसान भाई तो इस प्रकार से अंकुरण परीक्षण देसी तरीके से ज्ञात करके वो जान सकते हैं। इसको अवश्य ज्ञात करें। अगर उन्होंने बीज कहीं से लिया है, किसी भी माध्यम से लिया, किसी संस्था के माध्यम से लिखा, उस पर अंकुरण परीक्षण लिखा हुआ रहता, लेकिन वो लिखा रहने के बाद भी खुद परीक्षण जरूर करें। सही बात है। जिससे कि उन्हें अनावश्यक बीज ना डालना पड़े। ज़्यादा बीज जितना खेत में जितने ज़्यादा पौधे होंगे वो कमजोर होंगे और उनका उत्पादन कम होगा। तो हमेशा अंकुरण परीक्षण ज्ञात करके ही किसी भी फसल का हमें बोना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, डॉक्टर व्यास जी ने बताया है कि हमें जो है केवल लिखे हुए पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि उसका प्रैक्टिकल करना है। अंकुरण परीक्षण कर लें, उसके बाद ही जो है उस किस्म को जो है अपने खेत में बोए, ताकि आपको पूरी तरह से संतुष्टि रहे कि ये जो किस्म जो है बहुत बढ़िया है। डॉक्टर व्यास जी, आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, समसामयिक तौर पर खेती किसानी में हमें हमारे किसान भाई क्या करें, इस विषय पर आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज की बातचीत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस समय हमें खेती किसानी में जो ज़रूरी काम करना है वो तो करना ही है, इसके साथ ही साथ हमें जो है रबी सीजन की जो तैयारी है वो भी करके चलना है, ताकि उस समय हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें आज्ञा और आप देखते रहें खबरें खेती की। नमस्कार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत दुबे। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। धान में आभासी कंडवा रोग की रोकथाम, सरसों की उन्नत खेती, टमाटर की उन्नत पौधशाला, मिर्च की फसल में फूल झड़न, पशुओं की बिछावन से खाद बनाएं। अब खबरें विस्तार से। धान की आभासी कंडवा रोग की रोकथाम। प्रदेश में गत वर्ष धान में आभासी कंडवा रोग की अधिकता देखी गई है, जिसमें बाली में दानों के स्थान पर गुलाबी संरचना बनाकर उभर आई थी। इस रोग का प्रबंधन हमें शुरुआत से ही करना होगा, अर्थात जैसे ही धान की गलेत में आए तब प्रोपिकोनाजोल 25% फफूंदनाशी दवा की 1 मिली 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें एवं जब बालियां 50% फूल की अवस्था में हो तब टेबुकोनाजोल 25.9% का 1.25 मिलीलीटर की दर से प्रयोग करें। साथ ही धान के पौधों को अगर मध्य भाग सूख रहा है और खींचने में आसानी से निकल आए तो यह पीला तना छेदक कीट की समस्या है। इसके नियंत्रण हेतु पीफ्रोनिल 0.6 GR दानेदार दवा 4 किलो प्रति एकड़ कीट प्रभावित खेत में प्रयोग करें। सरसों की उन्नत खेती। सरसों की बुवाई के लिए शुष्क क्षेत्रों में 4 से 5 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्रों में 2.5 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। बुवाई से पहले हमें बीज को 2.5 ग्राम
मैक्नोजेब प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बीज को पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर यानी 2 से 3 अंगुली की गहराई में बोना चाहिए। बरानी क्षेत्रों में बीज के बोने की गहराई हमें नमी के अनुसार रखनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में हमें सरसों की बुवाई अक्टूबर के अंत तक देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में बुवाई की पलेवा देकर ही करनी चाहिए। देरी से बुवाई करने पर उपज में भारी कमी हो जाती है तथा चेपा व सफ़ेद रोली का प्रकोप भी अधिक होता है। तापक्रम 32 डिग्री से नीचे आने पर ही बुवाई करनी चाहिए। टमाटर की उन्नत पौधशाला। सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अगले माह रोपाई करने हेतु इस सप्ताह टमाटर की उन्नतशील किस्मों जैसे पंजाब छुहारा, पूसा रूबी, काशी अमृत, काशी विशेष, अनुपम, पूसा शीतल है। संकर किस्में नवीन, वैशाली, रूपाली, सोनाली में से किसी एक किस्म की पौधशाला में बुवाई करें। 1 एकड़ खेत की रोपाई हेतु 200 ग्राम बीज को प्रति 40 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हैं तब बीज के अच्छे जमाव एवं रोग रहित फसल के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। नर्सरी में रोग रहित पौधों की बढ़वार के लिए नर्सरी की सतह को 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर बनाना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल झड़न। मिर्च की फसल में मूल समस्या फूल झड़ने की होती है। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिर्च की फसल में यूरिया का छिड़काव अधिक मात्रा में ना करें। नाइट्रिक एसिडिक की 2 मिलीलीटर मात्रा लीटर पानी में घोल बनाकर रोप लगाने से 25 दिन बाद अर्थात कलियां आने की अवस्था में पहला छिड़काव। दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करें। 2 से 4 डी सोडियम सॉल्ट की मात्रा 3 ग्राम 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके प्रभाव से फूल झड़ने की समस्या का निदान होगा। यह वर्मी वॉश 1 लीटर मात्रा 7 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर प्रातःकाल या सायंकाल छिड़काव करने से अधिक उपज प्राप्त होती है। पशुओं की बिछावन से खाद बनाएं। पशुओं की बिछावन से खाद बनाएं। अपने पशुओं के नीचे बिछावन जरूर बिछाएं, जिसके 2 लाभ हैं। एक तो पशु के नीचे सूखा रहता है, ठंड नहीं लगती। दूसरा, पशु जो पेशाब और गोबर करता है वह बिछावन में मिल जाता है। बिछावन के लिए दान की पुआल, सूखा चारा, मूंगफली का बुरादा आदि बिछाकर बिछावन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस बिछावन में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की अपनी फसल के लिए संचय कर सकते हैं। यह मिश्रण फसलों के लिए जैविक खाद का काम करता है। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि आलू, मटर एवं लहसुन की बुआई करने के लिए खेत की तैयारी करें। भिंडी और सर्दी के अगेती सब्जियों की रोपानी तैयार करें। इस चूसने वाले कीटों एफडी एवं जैसिड के नियंत्रण के लिए 5 लीटर नीम का तेल 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार।